नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 101 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीपीएससी 101 का जो संबंध है वो है लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य से। इस पीडीएफ में टोटल हम 7 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ जाकर इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप तथा क्षेत्र की चर्चा कीजिए। यानी कि क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, इसका क्या स्वरूप है और इसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन जिसे इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, लोक मतलब जनता और प्रशासन मतलब कि उन पर शासन कैसे किया जाना है। तो जनता पर शासन कैसे किया जाना है या प्रशासन को हमें कैसे चलाना है, ये सारी चीजें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब है कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ये बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंतर्गत कवर करता है। इसमें हम सरकार और उसकी जितनी भी बॉडीज हैं उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसे चलाया कैसे जाता है, ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ जनता के लिए पॉलिसी कैसे बनाई जाती हैं, उन पॉलिसी को लागू कैसे किया जाता है और जनता की सेवा किस प्रकार से की जाती है, समाज का विकास कैसे होता है, समाज का कल्याण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत कुल मिलाकर जनता पर शासन करने से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोक प्रशासन के अर्थ की ओर चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और उसका क्षेत्र पूछा है। तो देखो, लोक प्रशासन का सबसे पहले अर्थ समझेंगे हम। तो लोक प्रशासन सरकार की जो कार्यकारी शाखा है उसका महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य होता है नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को लागू करना, समाज के आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र सबको प्रभावित करता है और सरकारी उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायक होता है। तो लोक प्रशासन क्या है? कुल मिलाकर सरकारी प्रशासन को समझने का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो नीतियां बनाई जा रही है उन नीतियों का उद्देश्य क्या है, उन नीतियों से कितने लोग प्रभावित होंगे। एक बात ध्यान रखना, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो कभी भी 100% लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे और 100% लोग उससे संतुष्ट भी नहीं होंगे। डेमोक्रेसी मेजोरिटी से चलती है। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सरकार ऐसा काम करे जिससे 100% लोग संतुष्ट हो सकें, इसलिए विरोध भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी काम जो हैं वो सारे सारे निगेटिव हैं, उसका किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा। एक बहुत बड़े वर्ग को तो फायदा पहुंच ही रहा है। तो लोक प्रशासन का अर्थ ये है कि ये सरकार की कार्यकारी शाखा का महत्वपूर्ण भाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नीतियों का निर्माण और उसे क्रियान्वित करना और समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी जीवन को प्रभावित करता है। ये सरकारी उद्देश्य क्या है इनके बारे में भी इससे पता चलता है। अब हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन के स्वरूप की। तो लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो सबसे पहली बात यह है कि नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीतियों की प्लानिंग करने में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उसका बंटवारा करने के लिए और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यानी कि लोक प्रशासन के स्वरूप में सबसे पहली चीज आती है नीति निर्माण, पॉलिसीज बनाना। संवैधानिक और कानूनी ढांचे, लोक प्रशासन कानूनी ढांचों के तहत काम करता है। जितने भी सरकारी कार्य हैं वो संविधान के निर्णय के अनुसार होते हैं। लोक प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना है और नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उसे त्वरित रूप से पूरा करना है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जाता है और उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी का भी ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की पहुंच हो सके। लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करेंगे तो लोक प्रशासन का पहला क्षेत्र है केंद्र और राज्य प्रशासन। तो लोक प्रशासन केंद्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर यानी कि राज्य सरकार पर कार्य करता है। केंद्रीय प्रशासन जो होता है वो पूरे देश के लिए नीतियों का निर्माण करता है, जबकि राज्य प्रशासन अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां लागू करता है। आपको पता है केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो केंद्र सरकार जो भी नीतियां बनाती है वो पूरे देश के स्तर पर बनाती है, जबकि राज्य सरकार जो होती है वो अपने स्थानीय स्तर पर नीतियों का निर्माण करती है। लोक प्रशासन का दूसरा क्षेत्र है स्थानीय प्रशासनों में, जैसे ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम क्या कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी नीतियों की जरूरत है, किस प्रकार से स्थानीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन भी आता है, जैसे साल भर का बजट पेश होता है, राजस्व कहाँ से इकट्ठा होना है, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, ये सारी चीजें इसमें नियंत्रित की जाती हैं। और
मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब यह है कि देखो भाई, किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, विकास से संबंधित योजनाएं भी इसी के अंतर्गत बनाई जाती हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण भी इसी क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण के जितने भी कार्यक्रम है उसका मैनेज भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि लोक प्रशासन सरकार की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो नीतियों के क्रियान्वयन में और जनता की सेवा के माध्यम से समाज के कल्याण को बढ़ावा देती है। इसका स्वरूप और क्षेत्र व्यापक है, इसमें और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आंसर के हिसाब से इतना ही इसमें लिखा गया है। बाकी इस चैप्टर की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके 4-5 चैप्टर उसमें अपलोड हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो आपकी ना क्षमताएं और अच्छी हो जाएंगी और आप और अच्छा सोच पाएंगे इसके विषय में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो ये है कि लोक नीति दृष्टिकोण पर विभिन्न विचारों का परीक्षण कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है ये, बहुत बार आया है पेपर में। लोक नीति, लोक माने पब्लिक यानी कि जनता, और नीति का मतलब होता है पॉलिसी, दृष्टिकोण का मतलब होता है अप्रोच। तो जब जनता के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें कौन कौन से दृष्टिकोण काम करते हैं। तो लोक नीति दृष्टिकोण का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि नीतियां कैसे बनाई जाती हैं, कैसे लागू होती हैं, नीतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि कितना फायदा है उसका, कितना नुकसान है। तो सबसे पहला दृष्टिकोण है तर्क संगत व्यापक दृष्टिकोण, रेशनल कंप्रेहेंसिव अप्रोच। तो तर्क संगत व्यापक जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण ये मानता है कि जो नीतियों का निर्माण है, जो पॉलिसी बनाई जाती है जनता के लिए, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि पॉलिसी का टारगेट क्या है, ठीक है। फिर हम देखते हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या हैं, और उन विकल्पों में जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वो चुना जाता है। यानी कि पहला दृष्टिकोण ये है, पहले दृष्टिकोण का नाम है तर्कसंगत व्यापक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का मानना यह है कि पॉलिसी ऐसी नहीं बन जाती हवाबाजी में, पॉलिसी लॉजिकल होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें टारगेट को सेट किया जाता है, उस टारगेट को पूरा करने के जो साधन है वो ढूंढे जाते हैं, उन साधनों में सबसे जो अच्छा साधन होता है उसे चूज किया जाता है। फिर इसका परीक्षण यानी कि जांच की जाती है कि किस प्रकार से इसे जीवन में लागू किया जा सकता है। नीति निर्माण में समय का ध्यान रखा जाता है, संसाधनों का ध्यान रखा जाता है, इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा किया जाता है, तब कोई नियम कानून बनता है। हमें ऐसा लगता है कि संसद ऐसे कोई कानून बना देती है, नहीं, डाटा इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारा सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, उसके बाद क्या क्या संसाधन है ये देखे जाते हैं, और फिर किस प्रकार से जनता पे लागू करना है ये सब चीजें देखी जाती हैं। एक और दृष्टिकोण है जिसका नाम है क्रमिक दृष्टिकोण। तो जब हम क्रमिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये दृष्टिकोण नीति निर्माण को एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में जानता है। इसका मानना है कि छोटे छोटे सुधार और परिवर्तन किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ जाता है। परीक्षण यानी कि इसकी जांच कैसे की जाती है, ये दृष्टिकोण जो है मैनेजमेंट के लिए यथार्थवादी है। लंबी अवधि के दृष्टिकोण को ये नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी चीजें क्या होती हैं, अपने आप ही हो जाती हैं। तीसरा दृष्टिकोण है हमारा संस्थागत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में हम क्या देखते हैं, इस दृष्टिकोण में हम ये देखते हैं कि नीतियों का जो निर्माण है वो संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे सरकार संसद के माध्यम से, राज्य सरकार विधान परिषदों के माध्यम से नियमों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। तो संस्थागत दृष्टिकोण ये कहता है कि नीतियों का जो निर्माण है, जो उसे लागू किया जाना है, वो एक संरचनात्मक ढांचे के माध्यम से होता है, संस्थानों के माध्यम से होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट इसके लिए काम करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि चीजें स्थिर कितनी हैं, आने वाले समय के लिए अनुमान लगाया जा सकता है। ये नौकरशाही को बढ़ावा देता है। एक दृष्टिकोण है सार्वजनिक विकल्प दृष्टिकोण, पब्लिक चॉइस अप्रोच। यह दृष्टिकोण नीति निर्माण को आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है और ये सभी विचारधाराएं और निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थों और प्रतिस्पर्धा के आधार पर किए जाते हैं। यानी कि यह दृष्टिकोण ये मानता है कि अपनी अर्थव्यवस्था कितनी है, हमारे पास पैसा कितना है, बजट कितना है, इसके हिसाब से नीतियां बनाई जाती हैं और इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों को भी ध्यान रखा जाता है। परीक्षण क्या है, जांच कैसे की जा सकती है, तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज होती हैं ये समूह के हितों की गतिशीलता को ध्यान में रखती हैं, कुछ विशेष समूहों को फायदा पहुंचाती हैं। एक है बहुलवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में हम ये देखते हैं जो हमारी पॉलिसीज हैं वो कितने सारे लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, इससे ज्यादा जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि लोक नीति दृष्टिकोण बहुत सारी विचारधाराओं, बहुत सारे विश्लेषणात्मक ढांचों का मिश्रण है। हर दृष्टिकोण के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि राजनीति के अंदर कोई भी दृष्टिकोण पूर्णता की ओर नहीं जाता। हर किसी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं। मैटर ये करता है कि हम किस नजरों से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक विचारक है जिनका नाम है FW रिक्स।
इनके संगठित, साक्षेत्रिक और विवर्तित मॉडल का वर्णन करना है हमें। तो एफडब्ल्यू रिक्स की हम बात करें तो ये एक बहुत बड़े प्रशासनिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारी प्रणालियों का अध्ययन किया और कई मॉडलों का विकास किया। इनका जो संगठित, साक्षेत्रिक और विवर्तित मॉडल है, ये प्रशासनिक प्रणाली और समाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले हम इनके संगठित मॉडल की बात करेंगे। तो रिक्स ने जो अपना संगठित मॉडल दिया है, ये मॉडल ये कहता है जो प्राचीन काल के समाज है इनकी लीडरशिप करता है। अगर हम प्राचीन काल के समाज का अध्ययन करें तो यहाँ पर प्रशासन और गैर प्रशासन कार्यों के बीच में विभाजन नहीं था। राजनीति, धर्म, परिवार के बीच उच्च स्तर की अंतर परिवेदना होती है। यानी कि मनुष्य जब समाज की शुरुआत करता है तो वहाँ पर प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक कार्य अलग नहीं होते, बल्कि राजनीति, धर्म, परिवार सब चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, वेल कनेक्टेड होती हैं। विशेषताएं क्या है इस दृष्टिकोण की? तो निर्णय लेने में जो है वो व्यक्तिगत और पारंपरिक मानदंडों का प्रभाव होता है। यानी कि निर्णय लेते वक्त हम व्यक्ति की जो है प्रतिष्ठा का ध्यान में रखते हैं, धार्मिक नियमों को भी ध्यान में रखते हैं। प्रणाली बहुत सरल है और अनौपचारिक होती है। इस मॉडल में संस्थागत विकास कमी होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। जैसे गांव में पंचायतें होती थी पहले, वो क्या करती थी, एक पेड़ के नीचे बैठकर ये निर्णय सुना देती थी। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। दूसरा है साक्षेत्रिक मॉडल। साक्षेत्रिक मॉडल ये कहता है कि समाज ने एक ट्रांजिशन के दौर से आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन होने लग जाते हैं और जो पारंपरिक प्रणाली है और जो आधुनिक प्रणाली है ये धीरे धीरे करके मिक्सअप होने लग जाती है। विकासशील देशों में ज़्यादातर यही प्रणाली चलती है। विशेषताएं इसकी यह है कि इसमें ड्यूल सिस्टम होता है, यानी कि द्वैध संरचना होती है, दोहरी संरचना होती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों समाज में नियमों को लेकर चला जाता है। विभिन्न प्रणालियों का इसमें मिश्रण होता है, लेकिन कई बार इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और सरकारी कर्मचारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। उन्होंने बाजार कस्बा मॉडल के माध्यम से इस मॉडल को समझाया है कि किस प्रकार से एक टाउन का शासन चला जाता है। तीसरा है विवर्तित मॉडल, डिफ्रैक्टेड मॉडल। इसमें क्या है, यह मॉडल आधुनिक और विकसित समाजों के लिए है, जहां प्रशासनिक प्रणाली बहुत विशेषीकृत होगी, व्यवस्थित होगी, औपचारिक होगी। सरकार की भूमिका स्पष्ट होगी, सरकार के कार्य स्पष्ट होंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस कार्य को करेगा। ये एक ऑफिशियल सिस्टम होगा। सारी संस्थाएं यहाँ पर मैच्योर होंगी और समाज जो है वो इंडस्ट्रीज से जुड़ा होगा। इस प्रकार से अगर हम रिक्स के संगठित मॉडल की बात करें तो ये पारंपरिक यानी कि प्राचीन समाज से है। साक्षेत्रिक जो मॉडल है ये आधुनिक और प्राचीन के बीच के समय का रिलेटेड है, और विवर्तिक जो मॉडल है ये आधुनिक समाज में प्रशासन कैसे चला जाता है इससे रिलेटेड बता रहा है। तो इस मॉडल से हमें पता चलता है कि समाज एक ट्रांजिशन के दौर से गुजरता है, अल्प विकसित से विकासशील होता है और विकासशील से आधुनिक होता है। कृषि हर समस्या जो है, कृषि हर जो समाज है वो धीरे धीरे करके आधुनिक समाज की ओर बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो ये है कि निर्णय निर्माण के मॉडल पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि निर्णय कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से मॉडल काम में आते हैं। तो निर्णय निर्माण की बात करें तो निर्णय निर्माण का मतलब यह है कि ये मॉडल ये होता है कि प्रशासन चलाते वक्त डिसीजन मेकिंग पावर कैसे ली जाए। इस मॉडल से हमें यह पता चलता है कि जब व्यक्ति कोई निर्णय लेता है या कोई संगठन कोई निर्णय लेता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो मॉडल होता है वो होता है रेशनल मॉडल, यानी कि तर्कसंगत मॉडल। यह मॉडल ये मानता है कि निर्णय लेने वाले जो लोग हैं ये सबसे लाभकारी विकल्प का चयन करते हैं, यानी कि जब कौन सी पॉलिसी बनानी है तो जिस पॉलिसी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा सबसे पहले वही पॉलिसी बनाई जाएगी। तो तर्कसंगत मॉडल ये कह रहा है कि सबसे पहले सारी पॉलिसीज को क्या है एक ऑर्डर में रख दो और जिस पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसी पॉलिसी को अपना लो। तो इस प्रकार से तर्कसंगत मॉडल ये मानता है कि निर्णय लेने वाले लोग के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वो उन विकल्पों में से उस विकल्प को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस चरण की विशेषता क्या है, इस मॉडल की विशेषता क्या है? इस मॉडल में सबसे पहले समस्याओं की पहचान की जाती है, फिर लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, इसे स्थापित किया जाता है, फिर जितने भी हमारे सामने विकल्प है उन विकल्पों को रखा जाता है और उसमें से सबसे अच्छे विकल्प का जो है चयन किया जाता है। लेकिन इस मॉडल की एक समस्या है कि ये जीवन में सीमित रूप से लागू हो सकता है, क्योंकि कभी भी किसी के पास पूर्ण जानकारी और समय नहीं होता। दूसरा मॉडल है हमारा सीमित तर्क संगतता मॉडल, बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल। यह मॉडल हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मॉडल तर्कसंगत मॉडल की सीमाओं के बारे में बताता है कि तर्कसंगत जो मॉडल हमने पढ़ा था पहले वाला, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं। यह मानता है कि निर्णयकर्ता के पास कभी भी पूरी जानकारी नहीं होती और जब किसी के पास पूरी जानकारी नहीं होती
तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। संतोषजनक तो हो सकता है कि हाँ कुछ समय के लिए वो संतुष्ट कर दे लोगों को, लेकिन वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। तो हर्बर्ट साइमन ये कहते हैं कि तो तर्कसंगत मॉडल है उसमें जानकारी पूरी नहीं होती। जब ये जानकारी हमारे पास पूरी नहीं है तो हमारे निर्णय कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषता इसकी इस मॉडल की यह है कि इसमें समय, संसाधन और जानकारी की सीमाओं के भीतर निर्णय लिया जाता है। महत्व इसका यह है कि यह मॉडल यथार्थवादी है। यथार्थ का मतलब ये रियलिस्टिक अप्रोच पर चलता है। इसमें आदर्श नहीं है कि सोच लिया जाए कुछ और किया जाए कुछ और। तो इसे पता है निर्णय लेने की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, वास्तविक सीमाओं को ये पहचानता है, और ये हर्बर्ट साइमन ने मॉडल दिया है। अगला मॉडल है क्रमिक मॉडल। ये मॉडल ये कहता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को छोटे छोटे क्रमिक भागों में बांटा जाता है और फिर धीरे धीरे सुधार किए जाते हैं। इसमें जोखिम कम होता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। एक मॉडल है मिश्रित स्कैनिंग मॉडल। तो ये मॉडल ये कहता है, ये व्यापक दृष्टिकोण है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इसमें लॉन्ग टर्म जो डिसीजन होते हैं, दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं, उन्हें ध्यान रखा जाता है। प्रमुख विशेषता यह है कि जो अल्पकालिक दृष्टिकोण है उसे अलग रखा जाता है और दीर्घकालिक को अलग रखा जाता है और कई बार दोनों को मिश्रण भी कर दिया जाता है। इससे पता निष्कर्ष निकलता है कि नीति निर्माण के बहुत सारे मॉडल हैं और ये बहुत सारे के सारे जो मॉडल हैं ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को, उसे समझने में, उसे सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर मॉडल के कुछ लाभ हैं लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, उस सीमाओं के पार नहीं जाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक। अगर पिछले 5 सालों के पेपर आप देखोगे कि सुशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सुशासन को इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा प्रशासन है वो कुशलतापूर्वक चले, स्किल होनी चाहिए, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि भ्रष्टाचार कम से कम होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो होगा ही भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार ना हो। उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, राजनीतिक मामलों का अच्छे से मैनेज करना चाहिए। गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी है वो अच्छे से अच्छी होती जाए और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से उपयोग किया जाए। तो गुड गवर्नेंस एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जिसमें हम स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है। सुशासन का मतलब क्या है कि नागरिकों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें जनता ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट की जाए। जनसभाएं होनी चाहिए प्रतिनिधियों के माध्यम से, ताकि जनता की समस्याओं को सुना जा सके और उसे सॉल्व करने के लिए प्रयास किए जा सके। नागरिक जितनी ज्यादा भागीदारी करेंगे लोकतंत्र को उतना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन। तो जनता जब भागीदारी करेगी तभी तो प्रशासन लोकतांत्रिक होगा। सुशासन की दूसरी विशेषता है रूल ऑफ लॉ। इसमें कानून का शासन होगा। सुशासन में कानून का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संगठन हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, मानव अधिकारों की रक्षा की जाएगी और एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जो न्यायपूर्ण हो, सभी के लिए उसमें न्याय सुनिश्चित हो। तीसरी बात यह है कि सुशासन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब है सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो खुली और अच्छी डिबेट के माध्यम से होना चाहिए और नागरिक इसे आसानी से समझ सकें। उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, विवरण। सुशासन में सरकार के जितने भी अंग हैं वो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। टाल मटोल नहीं किया जा सकता। अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसमें जनता की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, उनकी अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। सुशासन में प्रभावशीलता अच्छी होती है। शासन प्रणाली को प्रभावी और दक्ष होना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे संसाधनों का प्रयोग नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से किया जा सके। सुशासन की अगली विशेषता यह है कि इसमें समानता की बात की जाती है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, सभी को अवसर समान दिए जाते हैं, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षाएं दी जाती हैं। सुशासन की खास बात यह है कि इसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सहमति के आधार पर होते हैं। इसमें सभी लोगों की सहमति होती है और जहां सहमति नहीं होती वहां निर्णय वापस ले लिए जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सुशासन एक आदर्श प्रणाली है जो नागरिकों और समाज की भलाई के लिए काम करती है। इसकी विशेषताएं सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राजनीति को स्थिर करने की सुनिश्चित करती है। सुशासन का लक्ष्य होता है कि मनुष्य को यानी कि जनता को पारदर्शी और उत्तरदायी शासन मिल सके और संसाधन की पहुंच सभी वर्गों तक हो सके। ऐसा ना हो कि एक वर्ग को ज्यादा फायदा हो और एक वर्ग को फायदा ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, लोक चयन दृष्टिकोण की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो हमारा पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो यही आया कि लोक चयन दृष्टिकोण के बारे में बताओ, पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो ये दृष्टिकोण एक आर्थिक दृष्टिकोण है जो राजनीति को एक बाजार प्रणाली से जोड़ता है।
इसमें माना जाता है कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय इस आधार पर लिए जाते हैं कि बाजार किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक तरीके से ये प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा के हिसाब से चलती है। तो लोक चयन दृष्टिकोण में राजनीति का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें राजनीति को आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से देखा जाता है कि बाजार में डिमांड सप्लाई किस तरीके से कार्य करेगी, बाजार की प्रक्रियाएं क्या है। इसका महत्व क्या है, ये सरकारी अधिकारियों को आर्थिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। इसमें स्वार्थी व्यवहार को मान्यता दी गई है कि जिस चीज से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा उसी लिए काम किया जाएगा। लोक चयन दृष्टिकोण राजनीतिक अभिनेताओं को, जिसमें नेता और नौकरशाह होते हैं, ये माना जाता है स्वार्थी होते हैं और ये अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि ये दृष्टिकोण ये मानता है कि वोटिंग यानी कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें सभी लोगों की सहमति होती है। यह लोक चयन दृष्टिकोण नौकरशाही के विश्लेषण करता है कि नौकरशाही किस प्रकार से स्वार्थी और बजट बढ़ाने वाले व्यवहार का अध्ययन करता है कि नौकरशाही किस प्रकार से अपने निजी हित के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करती है। सरकार की भूमिका की बात की जाए अगर, तो लोक चयन दृष्टिकोण यह विचार करता है कि सरकारी हस्तक्षेप की सीमा होनी चाहिए, बाजार वाली प्रणाली में सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, सरकार को सिर्फ सुरक्षा देनी चाहिए और बाजार को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से व्यापार को बढ़ावा दे सके। निष्कर्ष यह निकलता है कि लोक चयन जो दृष्टिकोण है यह राजनीतिक अध्ययन अर्थव्यवस्था के रूप में करता है और यह देखता है कि सरकार का स्वार्थी व्यवहार किस प्रकार से है, सरकार को हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, सरकार अपने आर्थिक लाभ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देती है। इस दृष्टिकोण का यह मानना है। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अंतिम क्वेश्चन हमारा यह है कि नव लोक प्रशासन के विकास के महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विकास किस तरीके से हुआ है। तो 1960 से 70 के दशक में जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन है वो खत्म होता है और 70 के दशक के बाद एक नए लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। तो क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 1960-70 के आसपास जो हमारा पुराना लोक प्रशासन था इसकी कमियां सबको पता चलने लगी। पहले के लोक प्रशासन में जो हमारी नौकरशाही थी यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े जो ऑफिसर थे, ये कठोर होते थे, जनता से डायरेक्ट इनकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। इसमें सामाजिक न्याय को ध्यान में नहीं रखा जाता था, मानव अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। इसमें क्या हुआ, जनता जो होती थी वो सरकार से डरी डरी सी रहती थी, अधिकारियों के पास जाने से डरती थी। फिर क्या हुआ, 1968 में मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग आए जिन्होंने पुराने लोक प्रशासन की आलोचना करी, पारंपरिक लोक प्रशासन की आलोचना करी और नव लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए। इसमें कहा भाई प्रशासन ऐसे चलाया जाना चाहिए जिसमें समाज में न्याय स्थापित हो सके, समानता हो, जनता की सेवा हो, जनता से कनेक्टेड हो ब्यूरोक्रेट्स, जनता उनसे डरे नहीं बल्कि उनकी समस्या, अपनी समस्या लेकर उनके पास जाए, क्योंकि ये जनता की सेवा करने के लिए तो बने हैं। तो नव लोक प्रशासन के जो चरण की बात की जाए तो इसने सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया, 70 में शुरू हुआ है। लोकतांत्रिकरण और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। सार्वजनिक सेवा यानी कि पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज और नैतिकता की बात की गई है। निष्कर्ष यह निकलता है कि नव लोक प्रशासन ने पारंपरिक लोक प्रशासन की आलोचना की है और उसके स्थान पर एक नया मॉडल दिया है जिसमें सभी लोग समानता के साथ भागीदारी कर सके और समाज अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे सके, सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो और किसी भी सरकारी अधिकारी के पास बिना डर के जाया जा सके। तो 1970 के बाद से लेकर अब तक नव लोक प्रशासन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए जो ये सारे आंसर हैं ये शॉर्ट नोट्स टाइप से हैं। अगर आप किताब से पढ़ते हो तो आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि एग्जाम में आप क्या कर सके, आंसर राइटिंग अच्छी आपकी हो सके और अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी है तो भी एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो आप और बेहतर जानकारी के लिए किताबें जरूर पढ़िए, क्योंकि किताबों में बहुत सारे ज्ञान का खजाना है और वो आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।